हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की सेशन में देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस से संबंधित सामान्य ज्ञान के जीके क्वेश्चंस। जो फ्रेंड्स आपके सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें फ्रेंड्स हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में जो आपके प्रैक्टिस सेट 4 को कवर करेंगे, जिसमें फ्रेंड्स आपके 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा। तो फ्रेंड्स सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा, ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो फ्रेंड्स आपके परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आपके ये जो 25 क्वेश्चन आपके सेट बनाए गए, आपके कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी क्वेश्चन शामिल किए गए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? जो फ्रेंड्स आपके भारत में शासन किया था, दिल्ली सल्तनत के अंदर कई सारे वंश आते हैं, उनमें से जो फ्रेंड्स आपके दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, ये क्वेश्चन है। जिसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी क्या थी? आपकी फारसी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत फ्रेंड्स आपके याद रखिएगा, आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में आपके 5 राजवंशों ने शासन किया था। और वो 5 राजवंश क्या क्या था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, आपके गुलाम वंश था, एक था आपके गुलाम वंश था। उसके बाद दूसरा वंश जो था फ्रेंड्स आपके कौन वंश था? आपके खिलजी वंश था। दूसरा वंश आपके खिलजी वंश था। तीसरा वंश की अगर बात करें फ्रेंड्स, तीसरा वंश हो जाएंगे आपके, तीसरा वंश कौन था? तो आपके तुगलक वंश था। ये क्रम जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए फ्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में बता रहा हूँ। तुगलक वंश के बाद जो था आपके कौन सा वंश था? तो याद रखिएगा, आपके सैयद वंश था। कौन वंश था? आपके सैयद वंश था। जबकि 5वां जो वंश था फ्रेंड्स और दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो था आपके लोधी वंश। ये क्रम जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये क्रम आपके पूछे गए थे। आप इस तरह से वंशों के नाम दिए जाते हैं और बोले जाते हैं कि कार्यकाल के अनुसार सही क्रम कौन सा है। तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के जो शासनकाल थे, यानी शासन करने वाले जो वंश थे वो थे आपके गुलाम वंश। दूसरा वंश था खिलजी वंश। तीसरा वंश था आपके तुगलक वंश। और चौथा वंश था आपके सैयद वंश। और जो 5वां वंश था आपके लोधी वंश। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्रम याद रखिएगा। जो फ्रेंड्स आपके दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश जो था आपके गुलाम वंश था। और गुलाम वंश का जो प्रारंभ होता है फ्रेंड्स, तो वो भी याद रखिएगा, आपके 1206 से लेकर के आपके जो है 1526 ईस्वी तक, 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी के अंतर्गत जो है ये 5 वंशों का क्रम समाप्त हो जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्रम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा, आगरा शहर की स्थापना जो की गई थी आपके सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी कीजिएगा। अब सिकंदर लोदी आए हैं फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। आपके फ्रेंड्स एग्जाम पे जो है इसी से रिलेटेड मिलता जुलते आपके एग्जाम पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा, सिकंदर लोदी का जो मूल नाम था, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं बचपन का नाम जो था या फिर मूल नाम कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो मूल नाम था वो था आपके निजाम खां। याद रखिएगा, सिकंदर लोदी का जो मूल नाम था वो क्या था? आपके निजाम खां था। इनके अलावा फ्रेंड्स आपका अगर शासनकाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सिकंदर लोदी का शासनकाल याद रखिएगा, आपके 1489 से लेकर के आपके 1517 ईस्वी तक, 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक जो है आपके सिकंदर लोदी का शासनकाल रहा। साथ ही फ्रेंड्स यह दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जिसने लूट से मिली राशि को जो है अपने हिस्सों में नहीं लेता था। यानी प्रत्येक शासन करने के दौरान जो शासक का उद्देश्य था धन दौलत लूटना, लेकिन सिकंदर लोदी एक ऐसा शासक था जो लूट के माल को जो है अपने हिस्सों पे नहीं लेता था। ये भी क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा तीसरा क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे? ऐसा कौन सा शासक था जिसके समय में जो है मुगलों का आक्रमण सबसे अधिक हुआ था? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है आपके मुगलों का सबसे अधिक आक्रमण होता है। इनके साथ में फ्रेंड्स आपके अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड अगर सवाल पूछे जाते हैं तो अलाउद्दीन के अगर मूल नाम की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इनके जो मूल नाम थे वो याद रखिएगा, इनका जो मूल नाम था अली गुरसप्पा। ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जा चुके हैं। अली गुरसप्पा जो था आपके अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। साथ ही फ्रेंड्स इसने एक अन्य उपाधि धारण किया था, बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि था, जो आपके सिकंदर द्वितीय के नाम से जाना जाता था। भारत में जो आक्रमण करने वाले शासन में से था एक सिकंदर महान, उन्हीं के नाम से मिलता जुलता इसने एक उपाधि धारण किया था। कौन? आपके अलाउद्दीन खिलजी थी। तो ध्यान रखिएगा, सिकंदर द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। और इनकी शासन की अगर बात करें फ्रेंड्स, जिसने आपके किसकी वंश की स्थापना की, तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था गुलाम वंश, उसकी स्थापना की थी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। और जो गुलाम वंश की स्थापना की अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका जो शासनकाल था आपके 1296 से लेकर के आपके 1316 ईस्वी तक, 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक जो है आपके अलाउद्दीन की खिलजी का शासनकाल था। साथ ही फ्रेंड्स यह ऐसा पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी जिसने सेनाओं को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी जिसने सैनिकों को यानी सेनाओं को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। और साथ में फ्रेंड्स ये भी 2 पॉइंट्स याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित सिकंदर द्वितीय के नाम से जाना जाता है और अली गुरसप्पा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा चौथा क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो फ्रेंड्स आपके दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक में से एक मानी जाती है, रजिया सुल्तान जी, यह किसकी बेटी थी? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, इल्तुतमिश की बेटी थी।
और इल्तुतमिश की बेटी थी, तो फ्रेंड्स ये किस वंश के अंतर्गत आते होंगे, तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो किस वंश के अंतर्गत आते हैं, तो आपके गुलाम वंश के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा गुलाम वंश के अंतर्गत आते हैं, जो फ्रेंड्स आपके गुलाम वंश की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी करते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक में इल्तुतमिश आते हैं, और इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री जो है रजिया सुल्तान शासिका बनती है। तो ये जरूर क्रम याद रखिएगा। यानी तीसरे नंबर की जो शासिका बनती है गुलाम वंश का, वो थे आपके रजिया सुल्तान जी। और इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद रखिए फ्रेंड्स, जो है इनके शासनकाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एकमात्र ऐसी महिला शासिका थी। तो इनका शासनकाल याद रखिएगा आपके 1236 से लेकर के आपके 1240 ईस्वी तक, यानी 4 वर्ष तक ही शासन किया। और इनके शासन का पतन होने के कारण, यानी असफल जो रहा फ्रेंड्स, आपके कई छोटे समय में ही इनका शासनकाल समाप्त हो गया। तो इनकी असफलता का कारण जो था आपके महिला का होना, इसी वजह से इसका शासनकाल तुरंत समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 5वां क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासन कौन था? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था आपके लोदी वंश का अंतिम शासक था। याद रखिए फ्रेंड्स, आपके लोदी वंश का सबसे अधिक समय तक शासन किया वो था आपके, कौन था? दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक शासनकाल करने वाला जो था, यानी अधिक समय तक शासन किया, वो था आपके लोदी वंश। लोदी वंश का समय अधिकतम रहा, यानी 5 राजवंशों में से, यानी कि फ्रेंड्स आपके सबसे लंबे समय तक शासन किया आपके लोदी वंशों ने। लोदी वंश की स्थापना की अगर बात करें, तो ये इसकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए फ्रेंड्स, आपके लोदी वंश की स्थापना जो की थी आपके बहलोल लोदी ने की थी। और बहलोल लोदी के बाद कौन फिर शासक बनते हैं? तो आपके सिकंदर लोदी बनते हैं। कौन बनते हैं? आपके सिकंदर लोदी बनते हैं। और जस्ट उसके बाद में आपके इब्राहिम लोदी बनते हैं। यानी इस तरह से जो थे आपके लोदी वंश में शासन बनते हैं, यानी लोदी वंश के शासक बनते हैं। तो लोदी वंश के अंतर्गत 3 शासक बनते हैं। तो याद रखिएगा, सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी, जिनमें से फ्रेंड्स आपके लोदी वंश की स्थापना की थी आपके किसने? बहलोल लोदी ने। तो याद रखिएगा, आपके बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, ये फ्रेंड्स आपके क्रम में जरूर पूछे जाएंगे। आपके बिहार पुलिस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से फ्रेंड्स ये अनुमान लगते हैं कि आपके जो है इस तरह के क्रम के अनुसार ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं। इसमें फ्रेंड्स आपके जो 25 क्वेश्चंस का सेशन बनाया गया है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं, तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्टेंट आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में था? अंग्रेजों ने जो शासन किया भारत में, लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, इसमें सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर देखने को मिला था? तो आपके आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक इसका प्रभाव देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 7वां क्वेश्चन से, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये आपके रेलवे के एग्जाम पे जो है ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जा चुके हैं, और आपके आने वाले एग्जाम पे भी फिर इसी तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो रेल चली थी भारत में आपके लॉर्ड डलहौजी के समय में पूछी गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। सबसे पहली क्वेश्चन, तो इसका जो शासनकाल था, इसके शासनकाल के माध्यम से आप कई सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इनका शासनकाल जो था आपके 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी के बीच इसका शासनकाल था। इन्हीं के अंतर्गत फ्रेंड्स आप ये भी कह सकते हैं कि इनके शासनकाल में ट्रेन चला होगा। तो अब ट्रेन कब चला होगा फ्रेंड्स? तो याद रखिए, आपके 1853 में जो है इनके शासनकाल में ट्रेन चलते हैं। भारत में जो पहली ट्रेन चलती है 1853 में चलती है। और ये ट्रेन जो है फ्रेंड्स आपके कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो आपके मुंबई में जो है, आपके मुंबई से ठाणे, यानी बम्बई से ठाणे के बीच चलते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके 2 स्थान कौन कौन से हैं? तो आपके मुंबई और ठाणे के बीच चलते हैं। और अगर बात करें फ्रेंड्स कितनी दूरी तक चलाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, आपके 34 किलोमीटर तक, यानी 34 किलोमीटर के बीच ये ट्रेन चलाई गई थी। इनके साथ में फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि भारत में व्यक्तिगत सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के सिद्धांत जो दिए गए थे आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही दिए गए थे। ये भी जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये जो 4 क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, ये जरूर याद रखिएगा। ये 100% क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे पूछे जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके गवर्नर जनरल से रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो जस्ट पहले वाले क्वेश्चन से बताया गया फ्रेंड्स, इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बम्बई और ठाणे के बीच चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 9वां क्वेश्चन, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, रमेश चंद्र दत्त जी के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 10वां क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? भारत में जो पहली जनगणना हुई थी, ये सबसे पहले किसके समय में हुई थी, यानी किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। लॉर्ड मेयो से संबंधित क्वेश्चन याद रखिएगा। आपके इनके शासनकाल की अगर बात करें, तो इनके शासनकाल जो था आपके 1869 से लेकर के 1872 ईस्वी तक, यानी कि फ्रेंड्स इनका जो समय शासनकाल था बहुत कम ही तक था, यानी 3 वर्षों तक इसने शासन किया था। साथ में फ्रेंड्स आपके
लॉर्ड मियो जो थे इनकी हत्या जो है आपके भारत में ही हो जाती है। और भारत में इनकी हत्या किसके द्वारा की जाती है? तो आपके अफ़गानों के द्वारा। अफ़गानों के द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी जाती है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, किस गवर्नर जनरल की हत्या आपके अफ़गानों के द्वारा कर दी जाती है? तो आपके लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी जाती है। साथ में फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, आपके इनकी हत्या कब की गई थी? तो आपके 1872 ईस्वी में कर दी जाती है, जो इनके शासनकाल का आखिरी शासनकाल था। साथ ही यह भी याद रखिए फ्रेंड्स, आपके लॉर्ड मेयो को जो है भारत में कृषि विभाग की स्थापना की। भारत में जो कृषि विभाग है इसकी स्थापना किसके समय में हुई थी, यानी किसके द्वारा स्थापना की गई थी? कृषि विभाग की स्थापना। तो यह भी याद रखिए फ्रेंड्स, आपके लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना की थी। और साथ में फ्रेंड्स आपके लॉर्ड रिपन से संबंधित क्वेश्चन याद रखिए फ्रेंड्स, इससे भी रिलेटेड आपके जनगणना से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। अगर बोले कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आपके लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, हालांकि प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत जो फ्रेंड्स आपके 1881 ईस्वी में होती है। 1881 ईस्वी में जो नियमित जनगणना की शुरुआत होती है वो आपके लॉर्ड रिपन के समय में होती है। तो ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जियोग्राफी से संबंधित इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम पे जरूर पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी को जो है आपके पृथ्वी का प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व आपके ज्वालामुखी को कहा जाता है। भारत में फ्रेंड्स एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है फ्रेंड्स वो कौन सी है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, आपके बैरन द्वीप पर अवस्थित है। वो कहाँ स्थित है? तो आपके बैरन द्वीप पर अवस्थित है। और ये बैरन द्वीप कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? आपके अंडमान में अवस्थित है। अंडमान निकोबार में जो अवस्थित है बैरन द्वीप, वहीं पर जो है ये आपके भारत की एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और जो भारत की एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है फ्रेंड्स वो कौन सी है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी याद रखिएगा, आपके एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी जो है आपके वो है आपके नारकोंडम। याद रखिएगा, नारकोंडम जो है भारत की एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो ये दो क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रूप में। फ्रेंड्स मैं आपको रिलेट करके इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपके इस तरह क्वेश्चन आपके रिलेट वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो आपके ये क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। अगर ये भी नहीं पूछे जाते हैं इत्तेफाक से, तो आपके ये क्वेश्चन जो आपके भारत के प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सी है, नारकोंडम, ये क्वेश्चंस आपके जरूर पूछे जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टॉपिक तो जरूर सिलेक्ट करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स उसी से रिलेट करके आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो याद रखिए फ्रेंड्स, आपके ये दोनों पॉइंट्स। अगर फ्रेंड्स हमारी ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 12वां क्वेश्चन, भूकंप का कारण क्या है? पृथ्वी में जो भूकंप होते हैं इसका कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, भू घूर्णन, यानी पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जो है भारत में भूकंप आते हैं। अब भूकंप आए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके भारत में जो अब तक का सबसे तेज भूकंप, भारत में जो अब तक की सबसे तेज भूकंप रिकॉर्ड की गई है वो कब रिकॉर्ड की गई? तो फ्रेंड्स आपके याद रखिए, आपके 26 जनवरी आपके 2001 में, 26 जनवरी 2001 में जो है आपकी भारत की सबसे तेज भूकंप रिकॉर्ड की गई थी। और ये भूकंप कहाँ पे आई थी? तो फ्रेंड्स आपके गुजरात के भुज में जिला में आई थी। गुजरात के भुज क्षेत्र में, गुजरात का जो एक भुज जिला है वहीं पर यह भूकंप रिकॉर्ड किया गया था, जो आपके 26 जनवरी 2001 में आई थी। तो ये जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो भारत में अब तक का सबसे तेज भूकंप रिकॉर्ड किया गया है आपके 2001 में, 26 जनवरी 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहते हैं? यानी किस प्रकार के ज्वालामुखी में जो है आपके अक्सर उद्गार होते रहते हैं, जिसको क्या बोलेंगे? जिसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जागृत ज्वालामुखी। जिस ज्वालामुखी में लगातार उद्गार होते रहते हैं उसे जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। और जो फ्रेंड्स आपके कभी कभी होने की संभावना बनी रहती है उसको प्रसुप्त ज्वालामुखी बने रहते हैं। और जो कभी नहीं होने की संभावना रहते हैं उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत क्वाटोपेक्सी कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है क्वाटोपेक्सी, ये कहाँ पर अवस्थित है? जिसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इक्वाडोर में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? आपके इक्वाडोर में अवस्थित है। इक्वाडोर की अगर राजधानी की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इक्वाडोर की अब राजधानी याद रखिए क्योटो। इक्वाडोर की जो राजधानी है याद रखिएगा क्योटो आपके इक्वाडोर की राजधानी हो जाएंगे। और ये जो क्वाटोपेक्सी ज्वालामुखी पर्वत है फ्रेंड्स, इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो इनकी ऊंचाई जरूर याद रखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पे पूछे जाने की संभावना बनती है। तो याद रखिएगा 5897 मीटर, 5897 मीटर जो है आपके जो भारत विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत क्वाटोपेक्सी जो है, इनकी ऊंचाई है आपके 5897 मीटर, ये जरूर याद रखिएगा। और ये जो फ्रेंड्स आपके इनके साथ में फ्रेंड्स आपके दो अन्य ज्वालामुखियों का याद रखिएगा, आपके हवाई द्वीप समूह में जो अवस्थित है आपके सक्रिय ज्वालामुखी, वो दो ज्वालामुखी अवस्थित है। आपके हवाई द्वीप समूह ऑप्शन में आए हैं, इससे रिलेटेड याद रखिएगा आपके दो जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है आपके किलायू और जो है आपके मौना लोआ, किलायू और मौना लोआ, ये दो जो फ्रेंड्स आपके सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आपके कहाँ स्थित है? तो आपके हवाई द्वीप समूह में स्थित है। ये क्वेश्चंस आपके हवाई द्वीप समूह से रिलेट कई बार पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स, इसलिए आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में जरूर याद रखिएगा। किलाई ज्वालामुखी और मौना लोआ ज्वालामुखी जो आपके हवाई द्वीप समूह में अवस्थित है। और ये हवाई द्वीप समूह का जो क्षेत्र है फ्रेंड्स आपके किस देश के अंतर्गत आते हैं? तो वो भी याद रखिएगा, आपके अमेरिका देश के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो जस्ट पहले भी मैंने देखा फ्रेंड्स, आपके कोटापेक्सी ज्वालामुखी जो आपके इक्वाडोर में अवस्थित है, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कवर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? निम्न में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पे जो बिहार पुलिस के एग्जाम पे जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसी तरह के स्टैटिक जीके के रूप में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आपका स्टैटिक जीके किस तरह से रहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी हो या फिर भारत की सबसे लंबी हो, भारत में सबसे प्राचीन हो, इस तरह के स्टैटिक जीके आपके एग्जाम पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? तो आपके सुपीरियर झील सॉरी फ्रेंड्स, आपके राइट आंसर हो जाएंगे, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, जिसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से रिलेटेड याद रखिए फ्रेंड्स, आपके कई बार एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाए हैं कि कैस्पियन सागर से लगने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा आपके 5 देश इसमें जुड़े हुए हैं, यानी कि कैस्पियन सागर की तट से लगने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो आपके 5 देश हैं। और 5 देश का याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके नाम जरूर याद रखिएगा, मैं नाम एक बार लिख दे रहा हूँ। आपके रूस एक नंबर पर आते हैं, आपके रूस देश हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे पे आएंगे फ्रेंड्स आपके ईरान, रूस हो जाएंगे, ईरान हो जाएंगे। उसके बाद तीसरे पे हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके कजाकिस्तान, तीसरे हो जाएंगे आपके कजाकिस्तान, तीसरे पे हो जाएंगे कजाकिस्तान। उसके बाद में तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आपके अजरबैजान। ये देश जो है फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स इसमें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो फ्रेंड्स आप जो है क्लास को थोड़ा गहन अध्ययन से फ्रेंड्स आप सुनिएगा जरूर। तो आप फ्रेंड्स आप अगर तैयारी किए होंगे तो फ्रेंड्स आपको आसानी से ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे कि कैस्पियन सागर से लगने वाले देश कौन कौन से हैं। तो आप याद रखिएगा, रूस देश हो जाएंगे, ईरान देश हो जाएंगे, कजाकिस्तान देश हो जाएंगे, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान हो जाएंगे और अजरबैजान देश हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप अगर इन 25 क्वेश्चन में से आप अगर 20 क्वेश्चन के राइट आंसर कर पाते हैं फ्रेंड्स, तो आप समझिए कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो चुकी है, आपके बिहार पुलिस में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप हमारे इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर कर पाते हैं फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपकी सुपीरियर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। और अगर बात करें फ्रेंड्स सुपीरियर झील की, ये किस देश में अवस्थित है? तो याद रखिए आपके यूएसए यानी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर अवस्थित है, यानी अमेरिका देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा देश की सीमा पर जो अवस्थित है आपके सुपीरियर झील अवस्थित है। साथ ही फ्रेंड्स आपके ऑप्शन में आए हैं विक्टोरिया झील से भी रिलेटेड आपके एग्जाम पे सवाल पूछे जाते हैं। ये विक्टोरिया झील जो है आपके अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। किस देश में अवस्थित है? आपके अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। और किन किन देशों के साथ सीमा बनाती है, यानी किन किन देशों के साथ लगा हुआ है? तो याद रखिए आपके युगांडा देश, उसके बाद में आते हैं आपके केन्या देश, केन्या और तंजानिया। ये 3 देशों के साथ जो फ्रेंड्स आपके ये सीमा बनाने वाली झील है। तो ये तीनों देश के नाम याद रखिए फ्रेंड्स, विक्टोरिया झील से लगने वाले देश युगांडा देश, केन्या देश और तंजानिया देश। और यही विक्टोरिया झील से जो है फ्रेंड्स आपके श्वेत नील और ब्लू नील नदी का उद्गम होते हैं और आगे जल करके जो है मिस्र में सबसे लंबी नदी का निर्माण करते हैं, यानी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का निर्माण करते हैं, नील नदी का निर्माण करती हैं। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि नील नदी का उद्गम स्थल जो है आपके विक्टोरिया झील से ही इसका उद्गम स्थल माना जाता है। तो ये 5 पॉइंट्स जो मैं बताया फ्रेंड्स, आप इंपॉर्टेंट नोट्स के रूप में या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 18वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मेरियाना ट्रेंच जो है ये पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है, जो फ्रेंड्स आपके प्रशांत महासागर में अवस्थित है। और अगर बात करें फ्रेंड्स काला सागर की ऑप्शन में आए हैं, तो काला सागर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। काला सागर जो है फ्रेंड्स आपके दक्षिण में, काला सागर इस तरह से इसका निर्मित है, इनके दक्षिण में जो फ्रेंड्स आपके तुर्की देश अवस्थित है। तुर्की देश फ्रेंड्स जो कुछ दिनों पहले काफ़ी चर्चा में रहा था युद्ध से रिलेटेड, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रूप में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसी तरह के रिलेट करके क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे जो चर्चा में रहे हैं। तो याद रखिए काला सागर के दक्षिण में जो है आपके तुर्की देश अवस्थित है और उत्तर में जो देश अवस्थित है वो है आपके यूक्रेन, तुर्की और यूक्रेन, ये 2 देश जरूर याद रखें फ्रेंड्स। काला सागर के उत्तर में यूक्रेन हो जाएंगे और काला सागर के दक्षिण में जो है फ्रेंड्स आपके तुर्की देश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एंजिल जलप्रपात जो है विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है। साथ ही फ्रेंड्स यह किस देश में अवस्थित है? तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके वेनेजुएला देश में अवस्थित है। एंजिल जलप्रपात जो है ये किस देश में अवस्थित है? तो आपके वेनेजुएला देश में अवस्थित है। और नदी की अगर बात करें फ्रेंड्स किस नदी पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा आपके चुरुन नदी पर। किस नदी पर? चुरुन नदी पर अवस्थित है, जो आगे चल करके किस नदी की सहायक होती है? तो आपके कोरोनी नदी की सहायक होती है, यानी
कई रोनी नदी की सहायक नदी होती है। अगर फ्रेंड्स आपके चुरू नदी नहीं रहे ऑप्शन में तो आपके कई रोनी नदी जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये जरूर 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? स्टेनली जलप्रपात जो है आपकी किस नदी पर अवस्थित है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कांगो नदी पर अवस्थित है। साथ ही फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके नील नदी जो सबसे लंबी नदी है किस देश में अवस्थित है? तो आपके अफ्रीका महादेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 21वां क्वेश्चन, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यूरेनस ग्रह की खोज जो है आपके हर्सेल के द्वारा की गई थी। साथ में फ्रेंड्स आपके गैलीलियो आए हैं, तो गैलीलियो से संबंधित क्वेश्चन याद रखिए फ्रेंड्स, आपके जड़त्व का नियम जो फिजिक्स से संबंधित है, जड़त्व का नियम जो है आपके किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिए फ्रेंड्स, आपके गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। जड़त्व का नियम गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। और अगर केपलर की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ग्रहों के गति का नियम जो है आपके जोहान्स केपलर के द्वारा दिया जाता है। और अगर बात करें फ्रेंड्स आपके कोपरनिकस के द्वारा, तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, यानी कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यह भी याद रखिएगा, आपके सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, यानी कि ये जो नियम दिए थे फ्रेंड्स, आपके इस प्रकार के नियम दिए थे कि जो सभी ग्रह जो हैं, जितने भी ग्रह हैं, जो आपके सूर्य को केंद्र मानकर सभी उनके चक्कर लगाते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का नियम जो दिया था अन्य ग्रहों को द्वारा, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो आपके कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था। और यूरेनस की खोज किसने की? हर्सेल ने की थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 22वां क्वेश्चन से हमारा, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, चंद्रमा जो है आपके पृथ्वी का उपग्रह है। साथ ही फ्रेंड्स आपके डिबोस और फिबोस की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा डिबोस और फिबोस जो है ये किसके उपग्रह है फ्रेंड्स? 2 उपग्रह, तो आपके याद रखिएगा आपके मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, वो आपके डिमोस और फिबोस हैं। साथ ही फ्रेंड्स अगर टाइटन की अगर बात करें, तो टाइटन जो है फ्रेंड्स आपके शनि ग्रह के उपग्रह हैं, ये भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 23वां क्वेश्चन, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 59%। 59% भाग ही जो है फ्रेंड्स हम लोग सूर्य से यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा के हिस्सा को देख पाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके सूर्य का यानी पृथ्वी का और चंद्रमा का जो घूर्णन काल है फ्रेंड्स लगभग बराबर है। इसी वजह से फ्रेंड्स हम लोग जो है आपके एक ही पृष्ठ को देख पाते हैं। आपके वो कितना परसेंट भाग है? आपके 59% भाग को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि? आपके जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, निम्न आर्द्रता के कारण जो है आपके रेगिस्तानों में बादल नहीं बरसते हैं, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 25वां क्वेश्चन, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इंडोनेशिया देश जो है फ्रेंड्स आपके सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स हमारा इन 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाए आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और साथ ही फ्रेंड्स आपके ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इंडोनेशिया में कुल कितने द्वीप समूह शामिल है, तो वो भी याद रखिए फ्रेंड्स, आपके 17,508 द्वीप जो है फ्रेंड्स आपके इंडोनेशिया द्वीप समूह में शामिल है। जो फ्रेंड्स आपके इंडोनेशिया द्वीप समूह की जो राजधानी है वो है आपके जकार्ता है। तो ये पॉइंट्स नंबर याद जरूर रखें फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पे पूछे जाने की संभावना बनती है। तो फ्रेंड्स हमारा यहीं से 25 क्वेश्चन का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हुई है, पर्सनल की क्वालिटी कंटेंट और ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हुई है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस आप तक पहुँचते रहे। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एपिसोड 5 को लेकर नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।